समय था 1990 का। विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। आरटीआई के दायरे में चंदा जो कि पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता ना आना, यही प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा कारण। आप देखोगे पीछे से जैसे रिलायंस ने लगभग 1800 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, 900 करोड़ रुपए कांग्रेस को चंदा दिया, 200 करोड़ रुपए बीएसपी को चंदा दिया। वो कोई खैरात नहीं दे रहे। पता है सर्कस का क्या नाम था? जियो सर्कस। दोस्तों नमस्कार। आज मैं पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक सर्कस आया। उसने अपनी टिकट 40 रुपए रखी, लेकिन गांव का कोई आदमी देखने नहीं गया। फिर उसने अपने रेट घटा दिए, टिकट 20 रुपए की रखी, लेकिन कोई देखने नहीं गया। उसके बाद सर्कस के मास्टर ने टिकट फ्री कर दी। सारा गांव सर्कस देखने चला गया। सर्कस के मास्टर ने शेरों को खोल दिया। गांव वाले इधर उधर भागने लगे। मालिक ने कहा 100 रुपये दो और बाहर जाओ। सारा गांव 100 रुपये देकर तब सर्कस से बाहर गया। पता है सर्कस का क्या नाम था? जियो सर्कस। अब आकलन आप लगाइए कि ये कहानी काल्पनिक है या वास्तविक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलो अब आते हैं मुद्दे पर। हमारा आज का विषय है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। निजीकरण आज नहीं हुआ दोस्तों। निजीकरण 1600 ईस्वी में हुआ था, जब अंग्रेज आए थे। उन्होंने यहाँ के लोकल राजा से, जो कि आजकल मद्रास है, उस टाइम पर मेदिनीपुर था, वहां पे जमीन पट्टे पर ली थी। वो पहला प्राइवेटाइजेशन था, यानी ये कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी। अंग्रेजों को वही अधिकार प्राप्त थे जो एक जमींदार को होते हैं, और जमींदार के नीचे जितने भी गांव आते थे, जमींदार को उनको सजा देने तक का अधिकार था। तो यहां से शुरुआत हुई प्राइवेटाइजेशन की। उसका परिणाम यह हुआ कि हमें 200 साल गुलामी भोगनी पड़ी, और लाखों भगत सिंह कुर्बानी दी, तब जाके देश आजाद हुआ। चलो ये हमारा पहला प्राइवेटाइजेशन था। अब आते हैं आजादी के बाद। हमारा देश 1947 में जैसे तैसे आजाद हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पॉलिसी अपनाई वो थी जॉब ओरिएंटेड पॉलिसी, कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को रोजगार कैसे दिए जाएं। लगातार गरीब देश था, लोगों को रोजगार की जरूरत थी, और ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी। इसने बेशक से देश को आगे बढ़ने में प्रगति ना दी हो, लेकिन जनता को आगे बढ़ने में पूरा सहयोग दिया। उसके बाद समय था 1990 का। विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एक बार फिर वित्तीय संकट से गुजरने के लिए प्राइवेटाइजेशन का सहारा लिया, लेकिन जो कंपनियां घाटे में थी सिर्फ उन्हीं को बेचा गया। तब जो प्राइवेट कंपनियां थी, या ये कहें जो कॉरपोरेट्स घराने थे, उन्होंने पहली बार एहसास किया कि सरकारी कंपनियों को खरीदा जा सकता है, और वहीं से आज के युग के प्राइवेटाइजेशन का आविष्कार। दोस्तों हमारे माननीय सिर्फ एक ही बात पर एकमत होते हैं। एक तो कि पार्टियों को दिया जाने वाला चंदा आरटीआई से बाहर हो, और दूसरी बात जिस पर सहमत होते हैं वो है अपने भत्ते, अपनी तनख्वाह, अपने खर्चे। इन पर वो एकमत रहते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? आरटीआई के दायरे में चंदा जो कि पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है ना आना, यही प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा कारण है। आप देखोगे पीछे से जैसे रिलायंस ने लगभग 1800 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, 900 करोड़ रुपए कांग्रेस को चंदा दिया, 200 करोड़ रुपए बीएसपी को चंदा दिया। वो कोई खैरात नहीं दे रहे, उन्होंने उसको पूरा भी करना होता है। यह है प्राइवेटाइजेशन कैसे और क्यों। अब इसके फायदे और नुकसान बताते हैं आपको।
प्राइवेटाइजेशन अमेरिका में किया गया एजुकेशन का, टोटली प्राइवेटाइजेशन। उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सी जनता एजुकेशन से महरूम रह गई। अब भारत में आइए, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन। एक प्राइवेट स्कूल की फीस महीने की 10,000 रुपये है, जबकि सरकारी स्कूल की फीस 10 रुपये है। चलो पैसे वाला तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? जब एक परिवार कमाता ही 5-10 हज़ार रुपये है, वो 10,000 रुपये मंथली दे के क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा? और सारे के सारे साधन संपन्न तो प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी में तो है नहीं। फिर क्या सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे उस प्राइवेट में पढ़े लिखे बच्चों को कंपटीशन दे पाएंगे? तो आइए दूसरा आते हैं बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर। बैंक, एक नेशनलाइज बैंक में मिनिमम बैलेंस 2,000 रुपये, जबकि प्राइवेट बैंक में 12,000 रुपये है। अगर सेविंग बैंक का ब्याज भी लगाया जाए तो भी लगभग 40 रुपये प्राइवेट बैंक के ब्याज के बनते हैं, जबकि सरकारी बैंक के मात्र 6 रुपये बनते हैं। और उसके बाद रोजगार, प्राइवेट बैंक में उसी आदमी को 25,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें नेशनलाइज बैंक में आदमी को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये जो डिफरेंस है 75,000 रुपये का, ये कोई सरकार में नहीं जाता, ये उन प्राइवेट बैंकों के खाते में जाता है। तो ये है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन। और अब रही बात करप्शन की, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि प्राइवेटाइजेशन से करप्शन दूर होगा। जो 1,000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ रुपये का घोटाला बैंकों में हुआ है, वो सभी के सभी घोटालाबाज प्राइवेट थे। और 1 लाख करोड़ का घोटाला करके विदेशों में भाग गए। नीरव मोदी, माल्या, अग्रवाल सभी भाग गए। सोचिए, अगर बैंकों के जो आज मालिक होंगे वही भाग जाएंगे तो बैंकों का क्या हाल होगा? यह है प्राइवेटाइजेशन। और दोस्तों, इसी तरह रही बात, हाँ एक बात है, प्राइवेटाइजेशन से गति मिलती है काम को। ये मान के चला जाता है कि सरकारी संसाधन इतनी तरक्की नहीं कर पाते, इतने तेजी से काम नहीं कर पाते जितने की प्राइवेट कंपनियां करती हैं। ये है, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ प्राइवेटाइजेशन कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद।